बहुत बहुत स्वागत। आप ही की वजह से कला फल फूल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति का। आरआईसी के स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आपके लिए प्रस्तुत है लेखक लोकेश गुलियानी जी के द्वारा स्टोरी टेलिंग सेशन लड़कियां होंगी। कहानी का ताना बाना बड़ा कमाल है। जैसे कभी किसी लिबास की खूबसूरती पर दिल आ जाता है, मन अटक जाता है, यूं कि उसे चुनिंदा धागों, रेशम, डिज़ाइन से चुना गया है, बुना गया है। और ऐसे ही कहानी लेखक ने इस तरह लिखी है कि वो हमें बुलाती है, उसके किरदार हमें अपनी तरफ खींचते हैं। इन किरदारों के पुतलों में जान फूंकने वाले, जी हाँ, और इन्हें अपने इशारों पर नचा के तमाशा दिखाने वाले जादूगर हैं हमारे स्टोरी टेलर लोकेश गुलियानी जी। बहुत पढ़े लिखे हैं, कई बार मास्टर्स कर चुके हैं और शायद इसीलिए मास्टर की तरह हमें कहानी पढ़ने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। लगभग 23 साल का कार्य अनुभव है बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स एंड रेडियो चैनल्स में, और फिलहाल सरकारी परियोजनाओं में बतौर जनसंपर्क सलाहकार सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने कई हिंदी उपन्यास, कविता और कहानी संग्रह लिखे हैं और आज के कथा वाचन सत्र में आप उनमें से कुछ कहानियां सुनने वाले हैं। लेखक के दिल का हाल भी कुछ बातों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। जो देते हैं शब्दों को रूप, रंग, अदाएं और आकार, स्टेज पर आमंत्रित करते हैं हम उन्हें। कहाँ हैं वो हमारे कहानीकार? और इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी डायरेक्टर सर आरआईसी श्री एनसी गोयल साहब का कि वो हमारे आज के कहानीकार, कथावाचक श्री लोकेश गुलियानी जी को फेलिसिटेट करें। आपका प्यार आप तालियों के थ्रू दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस कहानी के किस्से को आगे बढ़ाएं। जी, आइए। इसको तो कहानी कहने के लिए पहले आराम से बैठ जाते हैं हम। जी बिल्कुल ज़रूरी है। और अभी मैं सुन भी रहा था कि अच्छी बात थी कि लड़कियों पर तो चर्चा हो रही है, लड़कों पर कब होगी। अच्छा। तो मैं खुद भी सोचने लग गया कि हाँ, ये भी एक बहुत ज़रूरी विषय है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप इतनी डिग्रीज ले चुके हैं, इतनी किताबें लिख चुके हैं, खूब पढ़ लिख चुके हैं, तो कभी लगा नहीं कि लगे हाथों बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए और डॉक्टर की उपाधि भी लगा ली जाए? आ, आपका बिल्कुल माकूल क्वेश्चन है। बहुत लगा था, और इतना ज़ोर से लगा था कि जब उस लिस्ट में, पीएचडी एंट्रेंस की लिस्ट में मेरा नाम आया था, तो मैं इतना बेखबर था कि मुझे लगा मेरे पास कोई एसएमएस, कोई ईमेल वगैरह कुछ आएगा। जी। तो मैं अपने सपनों में गुम था। तो वो कब नाम निकल गया और मैं कब पीएचडी करने से रह गया, मुझे पता भी नहीं। अच्छा, तो ये वो ट्रेन थी जो छोड़ दिया आपने? बिल्कुल छूट गई। छूट गई। हम्म, खुशी है इस बात की या दुख है? दुख क्या मनाना, अब तो क्या आगे ही बात चलते है। जाना है। हाँ बिल्कुल, जी। कहानियाँ लिखते जाना है। अच्छा, ये बताइए कि कहानी आप अपने आप को बचाने के लिए बनाते हैं या एक ज़रूरत महसूस हुई कि मुझ में जो इतनी सारी रचनात्मकता है वो मुझे कहीं ना कहीं तो व्यक्त करनी है? अ, ये एक मैं कहूँगा रोचक बात है जो आपने जिस तरह से इसको पुट किया, मतलब कि अपने आप को बचाने के लिए। अ, इसको दोनों तरह से कहा जा सकता है, अपने आप को बचाने के लिए भी और अपने आप को व्यक्त करने के लिए भी। दोनों तरह से इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने कैसे ज़्यादा किया है? शायद व्यक्त करने के लिए। अच्छा। और आपकी सभी कहानियों में कौन सी कहानी है
जिसको लिखने के बाद आपको लगा ये तो मैंने क्या ही लिख दिया, यू हैव अराइव्ड? शायद वो कहानी तो अभी तक लिखी नहीं है, अभी उसका लिखा जाना बाकी है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो चलते रहना चाहिए, ये कभी फील नहीं होना चाहिए कि आई हैव अराइव्ड। अभी तो मतलब बहुत लिखना बाकी है। अच्छा, तो चलिए, मुझे लगता है कि सभी श्रोतागण इंतज़ार कर रहे हैं उस कहानी का। तो बात करते हैं प्रेम की, क्योंकि प्रेम आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने या फिर तो किया है या फिर उन्हें लगता है कि उन्होंने किया है। तो प्रेम ऐसा भाव होता है कि एक शख्स की ज़िंदगी में आता ही आता है, आता है। और परिभाषा प्रेम की सबकी अलग होती है, जी। और सब पूछते यही हैं कि रब्बा कोई तो बताए, इश्क होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। तो इसी प्रेम की गुत्थी में गोता लगाती हुई कहानी है हम प्रेम प्रेम में में हैं। है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बहुत एक गुदगुदी सी फीलिंग हो रही है जब मैं अपने ही शहर में परफॉर्म कर रहा हूँ। बाहर बहुत किया है, लेकिन जयपुर की ऑडियंस के लिए मतलब मैं कहूँगा ये मेरे बहुत दिल के करीबी अनुभवों में से एक अनुभव है जो मुझे इस वक्त अभी हो रहा है। तो जैसा इन्होंने कहा, मैं कहानी आपके लिए पढ़ रहा हूँ, हम प्रेम में हैं। अच्छा, उससे पहले ये बता दूं कि ये एक जवान लड़के का, 17-18 साल कॉलेज गोइंग लड़के का मोनोलॉग है। जैसा कि सभी को ये शिकायत रहती है और ख़ासकर लड़कियों को ये शिकायत रहती है कि लड़के उनको समझते नहीं, और ये शिकायत ताउम्र बनी रहती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। लड़के को ये डिलेमा है कि वो लड़की को समझ पा रहा है या नहीं, वो उससे उतना प्रेम करती है जितना वो उससे करता है, ऐसा है या नहीं। तो ये उस पूरे डिलेमा का एक वर्णन है। अगर हम प्रेम में हैं तो तुम्हारा जीवन मुझसे अलग कैसे? एक सा हो ये भी तो ज़रूरी नहीं। ये कहकर वो उधर देखने लगी जिधर मैं देखना बंद कर चुका था। मजबूरन मैं भी उधर ही देखने लगा और समझने की कोशिश करने लगा जो उसने अभी अभी मुझसे कहा था। पर मैं तो हमेशा से यही समझता था कि प्रेम दो लोगों को एक सा बना देता है। उनकी पसंद, उठना बैठना, घूमना, सोचना, यहाँ तक कि खाना पीना और मूड भी एक सा हो जाता है। पर हम में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या हम में प्यार नहीं है, या उतना नहीं है जिससे ये सब चीजें स्वतः हो जाती हो ना हो हमारे प्यार की डिग्री अभी वहां तक नहीं पहुंची कि हम दोनों का जीवन एक सा चले। मेरी सोच खाली गली के आखिरी कोने तक जाकर लौटने लगी और सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा लगा मेरी सोच मुझसे ही आज़ाद होने की इजाज़त मांग रही है कि मैं कुछ बोलूं या कुछ और सोचूं और उसे भागने का मौका मिल जाए। पर इन दिनों मैं कुछ और सोच ही नहीं रहा था। अभी कल ही की तो बात है, मेरा घर पर झगड़ा हो गया था। मैं बिना कुछ खाए पिए अपनी गली से रागिनी की गली में आ गया। वो छत पर थी। मैं स्कूटर को घुमाकर 2 गली पीछे वाले चौराहे पर ले गया। 15 मिनट बाद वो ढलते सूरज को ढकते हुए मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसे बताया कि घर पर क्या हुआ और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो भी वो बस गुनगुनाती ही रही। उसका बर्ताव ऐसा था जैसे उसने सुना तो समझा नहीं, या समझा तो सुना क्या था उसका पता नहीं। ये तो कुछ नहीं, अभी कोई महीना भर पहले उसकी बस छूट गई थी, तो मैं उसे स्कूटर पर बिठाकर उसके कॉलेज छोड़ के आया था। उस दिन उसका आखिरी इम्तहान था। अगर वो छूट जाता तो उसका साल खराब हो जाता। पर उस दिन देरी होने से मेरा इम्तहान छूट गया, क्योंकि दोनों एक ही समय पर थे और मुझे लेट होने की वजह से कॉलेज में एंट्री नहीं मिली। वो शाम को मुझे हंस हंस कर सारे जवाब बता रही थी कि वो क्या लिख कर आई और कितनी सप्लीमेंट्री कॉपीज उसने भरी। उसने एक बार भी नहीं पूछा। माधव, तुम्हारा पेपर मेरी वजह से छूट गया ना। सो सॉरी माधव, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ।
इतना करता हूं कि मुझे उसकी फिक्र होने लगती है। मैं अपना सब कुछ जरूरी छोड़कर उसकी ओर दौड़ पड़ता हूं, पर वो हमेशा मस्त और व्यस्त रहती है। कभी छोटे भाई को खिलाते हुए, कभी माँ के साथ सब्जी खरीदते हुए, कभी पड़ोसन के यहाँ बतियाते हुए, और कुछ नहीं तो छत से कपड़े उतारते हुए। काम मुझे नहीं है क्या? ये सब भी कोई काम हुए? जब मैं उल्हाना देकर मुंह फेर लेता हूं, तो वो कान के पास मुंह लाकर हौले से कहती है, घोंचू। भला ये भी कोई बात हुई? अरे यार, गाल पर पप्पी ना सही, पर कान में तो कुछ अच्छा बोला ही जा सकता है। मेरे हीरो, मेरे हैंडसम, मेरी जान, सोना, कुछ भी। पर नहीं, रागिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे मुझसे प्रेम नहीं है, बल्कि बहुत है। पर हमारा प्रेम इस थ्योरी पर, जो मैंने अपनी पहली लाइन में बोला था, उस पर आधारित नहीं है। मुझे ज्ञान नहीं है इस पर खुश होना चाहिए या चिंतित। मेरे सभी दोस्त यही बोलते हैं कि मैं रागिनी के पीछे पागल हूं। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। पर मैंने कभी रागिनी की किसी सहेली को उसको मुझे लेकर ऐसा बोलते नहीं सुना। क्या वो मेरे बारे में किसी से बात नहीं करती? श्यामा से भी नहीं, जबकि दोनों सगी बहनों से भी ज्यादा साथ रहती हैं। मुझे हजम नहीं होता और मुझे चोट लगती है। कभी कभी अंदर से एक गुर्राहट सी उठती है, जो कहती है उसकी चोटी पकड़कर उसका मुंह सामने लाकर पूछूं, बता, मुझसे मेरे जितना प्रेम करती है या नहीं? हमारा जीवन एक सा है ना? पर यह गुर्राहट कभी बाहर नहीं आती। ये मेरे अहम की थरथराहट है, इतना मुझे पता है। पर प्यार में अहम का क्या काम? मैं 10 फोन कर लूं और वो एक बार भी उठा ले, तो उससे भी मेरे अहम को ठंडक पड़ जाती है। सर्दियां बढ़ गई थी, सो पूरे 1.5 महीने की पॉकेट मनी के पैसे बचाकर एक सुंदर गुलाबी स्वेटर लाकर उसे दिया, और बोल भी दिया था कि शाम को स्वेटर पहने दिखनी चाहिए हो। पर जब गली का फेरा लगाया, तो उसकी मम्मी वही स्वेटर पहने खड़ी दिखी, और वो मम्मी के पीछे से झांकती, पर उन आंखों में मुझे कोई अफसोस नहीं दिखा। मिलने पर वो बोली, नाराज क्यों हो रहे हो? क्या बोलती माँ को? कहाँ से आया? किसने दिया? तो मैंने ही माँ को बोल दिया कि सेल से आपके लिए ही लाई हूँ। वाह, कितना अच्छा लग रहा था ना उन पर। बोलो बोलो ना। अब हम क्या बोले कि नहीं, लग ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि फूल महके तो भंवरे नहीं आते। उसकी गली के गुड्डू से पूरे 36 का आंकड़ा है मेरा। वो मुझे कॉम्पिटिटर समझता है और रागिनी पर अनुराग भरी नजर रखता है, इतना मुझे पता है। और इस बात पर एक बार मैं उसे तबीयत से धो भी चुका हूं, पर बदले में रागिनी ने मुझे ही लताड़ा। अरे क्यों मारा उसे? कहीं यहाँ वहाँ लग जाती तो? और जो हमारा होठ सूजा हुआ है, उस पर तो तुमसे चुन्नी का सेक नहीं किया गया, पर हम होठ भींच के रह गए। मेरा दोस्त शैली, जो खुद कभी प्रेम में गिरफ्तार नहीं हुआ, वो कभी कभी मेरे असमंजस पर खींच जाता है। अरे माधव, उसका स्वभाव अलग है। उसे इतनी सी देर में कैसे समझ में आ गया कि रागिनी का स्वभाव अलग है? चलो अलग है, पर प्रेम तो मुझसे ही है ना। तो प्रेम की फितरत का कोई तो संतुलन बिंदु होता होगा ना, जो दोनों तरफ के व्यक्तित्व का कुल जमा भी हो और केंद्र बिंदु भी हो। तो मुझे संतोष क्यों नहीं होता? क्यों मेरा दिल उसका इंतजार करता रहता है कि उसका आंचल मेरे गाल पर आएगा, उसका हाथ मेरी चोट सहलाएगा, वो कभी मेरे लिए कुछ पकाएगी, उसके होंठ मेरे लिए गुनगुनाएंगे। एक बार तो मैं और शैली लड़ पड़े। उसने मुझ पर प्यार के बदले रागिनी से अपेक्षा या कोई चाह रखने की तोहमत लगाई, जैसे मुझे बदले में कुछ चाहिए। पर मन तो करता है ना, कभी तो करता है। क्या इतनी सी बात रागिनी को समझ में नहीं आती? या वो नाटक करती है कि कहीं उसकी ये बेफिक्री, अल्हड़पन, बेतकल्लुफी एक नाटक तो नहीं? हाँ, हो सकता है ये कोई आवरण हो, पर्दा हो, जो वो हमेशा हमारे बीच डाले रखती हो, कि मेरे शब्दों और एहसासों का नंगापन उसके मन को बींध ना डाले। हो सकता है उसने कोई हद तय कर रखी हो, और वो हद बस यहीं तक हो। मेरे तीर तुक्के मन की दीवारों को भेद नहीं पाते, बल्कि पलटकर मुझे ही घायल करते हैं। इतना मुश्किल क्यों हो रहा है उसे समझ पाना? कभी कभी ना,
मुझे शैली ही सही लगता है। वो कहाँ गलत कह रहा है, क्या पता यही बात हो, उसका स्वभाव ही मुझसे अलग हो। पर ये तो जन्म भर की बात है, तो क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेगी? क्या मैं हमेशा इसी उधेड़-बुन में लगा रहूंगा? माधव, माधव। मैं यथार्थ में आया। उसके होंठ मेरा नाम पुकारते से लगे। मुझे उसी क्षण पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसके लरसते होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसकी आंखें क्षण को चौड़ी हुईं, फिर बंद हो गई, और फिर वो बुदबुदाई। एक सा हो जरूरी तो नहीं। थैंक यू। तो ये प्रेम भरी कहानी, क्या आप इस कहानी से इत्तेफाक रखते हैं? बहुत खूब। चलिए हमारे लेखक महोदय से पूछते हैं, आपकी प्रेम कहानी से भी ये कहानी इत्तेफाक रखती है? कुछ इंस्पिरेशन ली गई है? मेरे से तो बिल्कुल नहीं रखती। तो ये आपकी कल्पनाएं थी। अच्छा बताइए, हकीकत क्या है? हकीकत पिछली कुछ सीट्स के पीछे बैठी हुई हैं, तो तो ऐसा था कि हमारी भी प्रेम कहानी है, लेकिन इससे बहुत अलग थी। अच्छा, वो समझती थी। वो समझती थी। जी। अच्छा चलिए, अब कई बार जब हम लोगों को देखते हैं ना, तो मन में बड़े सवाल उठते हैं हम्म, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारे सवाल उठते हैं। कल्पनाओं की जो दुनिया होती है वो असीम होती है। जैसे सपने होते हैं, उनका कोई सर पाँव नहीं होता। हम्म, जब हम कल्पनाओं में जाते हैं तो हम क्या से क्या करने लगते हैं। हम बहुत ही ऊंची जगह से गिर रहे होते हैं, घोड़े दौड़ा रहे होते हैं, और ना जाने क्या क्या। तो ऐसे ही एक कहानीकार उन बेतुके बेडोल सपनों से तराशी हुई नक्काशीदार कहानियां बुन लेते हैं उन्हीं कल्पनाओं से। ऐसी कौन सी कहानी आप कहने वाले हैं जो कल्पनाओं से बुनी गई है? देखिए, कहानी के जितने भी तत्व हैं उसमें कहानी में कल्पनाओं का होना बहुत आवश्यक तत्व है। लेकिन सिर्फ वही एक तत्व हो ऐसा भी नहीं है। जैसे एक छोटी सी थ्योरी है कहानी से, पहले मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि कहानी मेरे लिए क्या है, मैं अगर हम कहानी को थोड़ा सा डिफाइन करने पे चले, तो कि जो कहा नहीं, क्या वो कहानी है जो कहने से रह गया? या फिर अ, सिर्फ भाषा कहानी है, या सिर्फ कोरी कल्पना कहानी है, या भाव कहानी है? आखिर कहानी है क्या? तो अगर हम सिर्फ भाषा पे चलें, तो जितने भी अ, भाषा के विद्वान हैं वो कहानी लिख रहे होते। सिर्फ अगर हम कल्पनाओं पे चलें, तो जितने भी चित्रकार हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, या जो भी इस तरह का काम करते हैं वो कहानी लिख रहे होते। और अगर हम सिर्फ एहसासों पर चलें, भाव पर चलें, तो जितने भी हमारे अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, ये सब कहानी लिख रहे होते। तो कहानी कहीं ना कहीं इन सब का मेल जोल है, मिश्रण है, और उसमें भी कई तहें हैं। कहानियाँ कोई एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। जैसे मान लीजिए एक जवान लड़के को उसके बाप ने डांट दिया। अब लड़का उसमें मुख्य पात्र है, वो ये एक फील लेके बैठा है, तो डांट दिया, ये पहली लेयर है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो फर्स्ट लेयर है। फिर उसे कुछ याद आता है, अतीत, वो सेकंड लेयर है। फिर वो ये सोचता है कि क्या मेरे पापा को भी उनके पापा ने ऐसे डांटा होगा, या फिर वो सोचता है कि क्या मैं इतना डांट दिया कि मैं क्या घर छोड़ के चला जाऊं। तो ऐसे कई लेयर जुड़ती चली जाती है। उन सब से फिर जब आप एक मूल घटना के आसपास ये सब कल्पनाएं सोचते हैं और ये सब लेयर्स लगाते हैं, तब जाके एक कहानी का जन्म हो पाता है। तो आपने बातों बातों में बिल्कुल भोला बन के एक रेसिपी बता दी है कि कहानी किस तरह से लिखी जाती है। ये सिर्फ मेरी रेसिपी है। सबकी अलग अलग होती सबकी है। अलग अलग हो सकती है, यात्रा है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं, पहुंचना सबको एक जगह है। तो मेरी यात्रा ये है, और अब बिना ज़्यादा समय लिए हम लड़कियां होंगी पे चलते हैं। तो लड़कियां होंगी में
2 लाइन में समझा देता हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसमें एक लड़का है जिसे एक दीवार से प्यार हो गया है अपने कमरे की, और उसका ये मानना है इस दीवार के पीछे लड़कियां होंगी। उसके किराए के कमरे की दीवार जिस पर पिछले साल का कैलेंडर लटक रहा था, उसके पीछे लड़कियां होंगी, ऐसा उसका सोचना था। उसके ऐसा सोचने के पीछे उसकी कपोल कल्पना थी या कोई तथ्य, इस बात को जानकर भी उसका कुछ उखाड़ा नहीं जा सकता। जब से उसे ऐसा लगने लगा था, तब से उसके कान चौकन्ने हो गए थे। वो अधिकतर समय अब दीवारों से चिपक कर ही चलने लगा था, सटा सटा सा, अपने शरीर को दीवार से रगड़ता हुआ, बदन और कपड़ों पर दीवारों का सस्ता चूना मलता हुआ। पर उस पार लड़कियां होंगी, उसका ये भ्रम कायम था। किसी ने तो कहा था उससे, पर वो उसका नाम नहीं लेता था। अपने कमरे पर आने से उसने सबको बहुत पहले ही मना कर दिया था। सारा सारा दिन वो बदहाल पड़ा रहता, दीवार के पार की आवाजें सुनने की कोशिश करता। जैसे ही दीवार पर आहट होती, दबे पांव दीवार से आ लगता। आहटों के साथ साथ कभी कभी कुछ हंसी की आवाजें भी होती। उसका शरीर ऐंठा जाता और वो दीवार से और भी कसकर चिपक जाता। ऐसे समय में छिपकली भी उससे खौफ खाती और दूसरी दीवार पर टंगे टंगे उसका ये पागलपन देखती। वो ना के बराबर ही कमरे को छोड़ता। उसे डर था कि उसके बाहर जाते ही दीवार का जादू भी टूट जाएगा। ये दीवार आम दीवार बनकर रह जाएगी, जिसके पीछे कुछ भी होगा पर लड़कियां ना होंगी। ये जादू तब तक ही है जब तक दीवार उसकी निगरानी में है। आहटों के बदले कभी वो भी हल्की ठोकर दीवार पर लगा देता। बहुत महीनों तक पलट कर कोई जवाब नहीं आता, पर पिछले दिनों से ठोकर के बदले ठोकर आने लगी थी। अक्सर हंसी भी सुनाई देने लगी। ओह, जनाना हंसी कितनी नशीली होती है। वो उस हंसी को सुनकर अपने कान इतनी सख्ती से दीवार में घुसा देता कि उसका कान कभी कभी लहू का निशान दीवार पर छोड़ देता। उसका शरीर बीन सुने सांप की तरह डोलने लगता। उसके हाथ अपनी जांघों के बीच चलने लगते। गला सूख जाता, सिर से पांव तक उन्माद ही उन्माद। दिन तो इन आवाजों की बनिस्पत अच्छे ही बीत रहे थे कि गई ईद पर यकायक उसकी मां की तरफ की रिश्तेदार अपने शौहर के साथ उसके कमरे पर बिना इत्तला किए आन खड़ी हुई। उसने भी बेपरवाही में दरवाजा खोल दिया और रिश्तेदार धड़ धड़ाते हुए ऑटो रिक्शे वाले को ज्यादा किराया लेने की लानतें भेजती हुई अंदर को घुस आई। ना लड़के ने उनको पहचाना, ना उन्होंने लड़के को। एक अजनबी खामोशी सी पसर गई इसे एक खिड़की वाले कमरे में। दुआ सलाम की रस्म निभा ली गई, पर इसके अलावा कोई कुछ ना बोला। दीवारें पूरे दिन खामोशी रही लड़के की तरह। कैद से छूटने को छटपटाने लगे लड़का और दीवार। शाम होते होते लड़के के कानों पर कीड़े रेंगने लगे। उस रात लड़के के रिश्ते में होने वाली मौसा मौसी दीवार से सट कर सोए। लड़का पूरी रात नहीं सोया। रात को हर आधे घंटे में हल्की थाप दीवारों के पार से आती रही और तब तक आती रही जब तक मौसी उठ नहीं गई और लड़का सो नहीं गया। एकाध दिन में ही मौसा मौसी खातिर तवज्जो ना होती देख मुंह बिचकाकर जैसे आए थे वैसे ही चलते बने। लड़का भी जैसा था वैसा बन गया, पर दीवार बदल गई। दीवार अब पहले से ज्यादा आवाज करने लगी। ठोकरों की आवाजें ज्यादा आने लगी और हंसने के साथ अब कभी कभी गाने की आवाज भी दीवार के इस पार पहुंचने लगी। लड़का बावला सा हो गया, दीवार के इश्क में नीम पागल। उन दिनों बारिशों का मौसम था और बूंदें बादलों का दामन छोड़ने से पहले जमीन से इजाजत तो लेती नहीं, सो बरस रही थी लगभग हर दिन। रोज रोज की बारिशों ने सारा आलम गीला कर दिया था। लड़के की दीवार भी गीली थी। गीली दीवार में जाने क्या जादू था कि कान लगाए लड़के को उस दिन एक नाम कान में जाता सुनाई पड़ा। किसी ने बहुत आहिस्ता से पर बहुत नफासत के साथ पुकारा, रुकैया। थोड़ी ही देर में लड़के ने सारी दीवार पर दाएं से बाएं कोयले से रुकैया लिख डाला। उसके बाद लड़के ने पहली बार उस नाम के लिए एक शेर लिखा और वहीं गीली दीवार के पहलू में सो गया। नहीं दिखती हो तो ये हाल है मेरा, दिख जाओगी तो क्या हो जाऊंगा।
अगली सुबह लड़के के शेर के नीचे दाएं से बाएं लिखा था मिलो। ये पढ़कर तो जैसे लड़का दीवाना ही हो गया। एक अरसे बाद उसे होश आया कि उसे सलीके से दिखना है तो उसके लिए नहाना भी पड़ता है। लड़का नहाया और अपने सबसे सुंदर कपड़ों में शर्माते हुए शीशे के सामने आया। उसका बर्ताव ऐसे नौजवान सा था जिसे लड़की पसंद करने के लिए जाना हो और पूरा घर उसके इंतजार में बाहर तांगा रो के खड़ा हो। आंखों में सुरमा उसकी अम्मी के बाद तो किसी और ने लगाया नहीं था। काफी वक्त हुआ उन बातों को, सो उसने भी मलाल ना करते हुए खुद ही लगा लिया और बाहर को निकल पड़ा। अपने कमरे की गली उसे बहुत नई जान पड़ी और गली वाले भी। कुछ ने उसे देखकर अनदेखा किया और कुछ की पेशानी पर बल पड़ गए, जैसे याद करने की कोशिश कर रहे हों कि आखिरी बार इसे कब देखा था। खैर, इन सब की परवाह किए बिना वो गली को पीछे छोड़ आया और अपने मकान के पीछे वाली दीवार के रास्ते जाने लगा। कुछ ही देर में वो उस मकान के सामने खड़ा था जिसकी दीवार से उसकी गुफ्तगू होती थी। आसपास बहुत हरा भरा था। दो लड़के कंचे खेलने में मशगूल थे। कोई 6-7 बकरियां चर रही थी जिनका मुंह बंद ही नहीं होता था। दूर कहीं से लोहा कूटने की आवाज आ रही थी। मकान लंबा चौड़ा था, जैसे पूरी गली में वो इकलौता ही मकान हो। सड़क कच्ची थी और सड़क के एक ओर मकान था, दूसरी ओर एक कच्ची डोली सी बनी थी जिस पर अब शायद ही कोई बैठता हो। डोली के पार आंखों को चुभने वाली हरियाली वाला मैदान था। मायरा, हमें पकड़ो, रुक जाइए रुकैया, आपको पता है ना हम इतना तेज नहीं भाग सकते। शीशे सी खनकती सी आवाज सुनकर लड़के का ध्यान मकान की बालकनी पर गया। हल्की पीली कुर्ती में लंबी काली जुल्फों वाली हूर खड़ी थी, गुलाबी चमकते होंठ और उसके अंदर झक सफेद दांत। शायद इसे ही फुर्सत से तराशी मूरत कहते होंगे। रुकैया ने लड़के को देखा और जाने कहां से अपने बालों में लगा गुलाब लड़के की ओर उछाल दिया, जिसे लड़के ने जमीन पर गिरने से पहले थाम लिया। उसकी इस हरकत से रुकैया हंसी, लड़का भी मुस्कुराया। मायरा ने पीली कुर्ती का किनारा पकड़कर खींचा और रुकैया को अंदर खींचने लगी। अंदर को जाती रुकैया ने अपनी उंगलियों से लड़के की तरफ कुछ इशारा किया, जिसे लड़के ने बिना एक पल गवाए समझ लिया। उसने जल्दी से एक कोयले का टुकड़ा उठाया और सामने वाली डोली पर दाएं से बाएं लिखा अहमद। उसके लिखने तक रुकैया को मायरा अंदर खींचती रही और रुकैया भी अंदर जाती रही और बालकनी में भी बनी रही। लड़का भी लिखता रहा, लड़की भी नाम पढ़ती रही। छोटी लड़की मायरा भी खेलती रही, पीली कुर्ती भी खिंचती रही, कंचे भी पिल में जाते रहे, लोहा भी पिटता रहा और बकरियां भी बेशर्मी से मुंह चलाती रही। लड़का दिल पर हाथ रखे वापस आता रहा। उसके हाथ सीने पर थे, उनमें गुलाब तो था पर गुलाब के नीचे दिल तो था ही नहीं। दिल तो वहीं डोली पर छूट गया था, पर लड़के को परवाह ना थी। उसे पता था अब उसे बिना दिल के ही काम चलाना पड़ेगा। गुलाब महक रहा था, पर उसकी महक में रुकैया भी थी। अहमद को पहली बार पता लगा कि दीवार के पीछे की लड़कियां क्या खुशबू अपने साथ रखती हैं। अचानक उसके दिमाग ने झटका दिया, हाँ, यही बू तो है जो उसके कमरे की दीवार से आती है। ओह, हम कितना पास हैं। कितनी खूबसूरत है रुकैया और कितनी शैतान है मायरा। दीवार पार की दुनिया से उसे मोहब्बत तो थी ही, आज उसका दीदार भी वो कर आया था। शाम को पीछे छोड़ रात हुई और दीवार से सटे मियाँ के हाथ चलने लगे दाएं से बाएं रुकैया। कुछ पलों बाद दीवार के इस पार भी दाएं से बाएं उभरा अहमद। लड़के ने लड़की के नाम को चूमा तो उसे झंझनाहट हुई, जैसे उसने खुद की रूह को चूम लिया हो। दीवार के पार से अरी एली आली पिया बिना रुकैया की मखमली आवाज में तैरने लगा, जो इस पार दीवार से झरने लगा। अहमद की आंखें मूंदने लगी और वो दीवार के सहारे बैठे बैठे सो गया। सुबह जब अहमद की जाग खुली तो उसके जिस्म से गुलाब की खुशबू के साथ रुकैया के इत्र की भी महक थी। क्या वो तकिया रुकैया की गोद का था, जिसमें मीठे मीठे सपने लेते हुए उसने पूरी रात काट दी। दिन इंतजार में और रातें प्यार में कट रही थी।
रुकैया और अहमद के लिए दीवार पतली और पतली होती जा रही थी, पर उसे गिराने की जल्दी किसी को ना थी। मोहब्बत का सफर जब चलता है तो मुसाफिर उसमें चलते ही तो जाना चाहता है। कब यह ख्याल आता है कि यह सफर कभी खत्म भी करना है। जब कभी बहुत देर हो जाती और रुकैया अपनी गोद में रखे अहमद के सिर पर प्यार से जब हाथ फेरती, उसके उठने के इंतजार में खुद भी अपने पलके भारी पाती, तो मायरा उसे लौटा ले जाती। सुबह का रोशन बोसा दोनों की किस्मत में साथ देखना नसीब नहीं हो पा रहा था। एक दिन अहमद ने कुछ मन ही मन ठाना और चल दिया अपनी प्यारी बालकनी के नीचे। मोहब्बत की कहानियों में ये बालकनी और छतें बराबर की हिस्सेदार होती हैं। ये शुक्रगुजार, मददगार, गुनहगार बार बार हैं। कोई इश्क की कहानी शायद ही इनके बिना मुकम्मल होती हो, पर ये हमेशा वहीं रहती हैं और खुदा बनने की कोशिश नहीं करती, ना कोई फैसला देती हैं। बहुत बड़ा दिल है इनका। जाने माशूका के दिल में कैसा दिल धड़कता है कि उसे पहले ही अपने माशूक के आने की खबर हो जाती है। अहमद मियाँ ने बालकनी के नीचे आकर बस ऊपर की ओर निगाह अभी की ही थी कि वो शोक चेहरा खुद ब खुद नुमाया हो गया। मियाँ ने कोयला उठाया और डोली पर लिखने के बजाय अपने हाथ पर लिखा दाएं से बाएं, रुकैया मोहब्बत है। और अहमद का लिखा हुआ हाथ पर गुदता चला गया, कभी ना मिटने के लिए। रुकैया ने शर्म से अपने मुंह को अपने हाथों में छिपा लिया और हवा में बोसा उछालकर अहमद मियाँ की ओर सरका दिया। अहमद मियाँ उसके बाद वहां और रुक ना सके। वो बस चलते गए, कंचे खेलते लड़कों के बीच से, लोहे के कुटाई के शोर में रुमानी नज्म गुनगुनाते हुए, बकरियों के सिर पर हाथ फेराते हुए। लड़कों ने कहा, मियाँ पागल है, रोज रोज आकर खेल बिगाड़ जाता है। लोहे वाले ने कहा, मियाँ दिमाग खाली हो गया है, पाव भर लोहा भरवा लो। बकरियों ने कुछ नहीं कहा। उन्हें मियाँ से कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें कब्रिस्तान के बीच बनी डोली से भी कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें रुकैया और मायरा की साथ साथ सटी कब्रों से और उसके ठीक पीछे एक खिड़की वाले कमरे से भी कोई शिकायत नहीं थी। अहमद मियाँ खुशी खुशी अपने कमरे में लौट आए थे। दीवारों से सटा ताज़ा महकता गुलाब उनका इंतजार कर रहा था। वाह, ये जो कहानियाँ, ये तो मैंने तो दूसरी बार आपसे सुनी और पहली बार पढ़ी थी और अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो कमाल कहानी है। बताएं ज़रा, जब कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि आपको खींच के निकालना पड़ता है उन कहानी के किरदारों से, उन कहानी के परिदृश्यों से खुद को, तो ये एक ऐसी ही कहानी थी। तो बताइए कि इस कहानी को प्रेरित करने के लिए, क्या आपके साथ तो नहीं कहूँगी, लेकिन क्या क्या आपके साथ कभी ऐसे सुपर नेचुरल या कोई इंसिडेंट ऐसा क्या हुआ? देखिए, आर्ट में जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है स्पेशली, और राइटर्स के साथ भी, ये एक शब्द जुड़ता है परकाया प्रवेश। हाँ। है ना, क्योंकि उसके बिना ये संभव नहीं है और आपको उसमें कुछ देर के लिए तो जाना ही पड़ता है। लेखन पढ़ने वाले के लिए, और पढ़ने वाले के लिए तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि हर एक की अपनी फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन लिखने वाले के लिए एक यातना का दौर ज़रूर होता है। लेखक एक तरह की यातना से ही गुजरता है जब वो लिखता है, क्योंकि वो परकाया प्रवेश करता है। और आप ये भी देखिए कि हैप्पी लिटरेचर तो बहुत थोड़ा सा होता है ना, कहाँ उपन्यास में या किसी कहानी में हार्डली 10%, या उसका एंड होगा हैप्पी, लेकिन बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। तो जब तक आप लिखते हुए उसे महसूस नहीं करेंगे, तब तक मेरा पढ़ने वाला उसे कैसे महसूस करेगा? तो जो आपका सवाल है वो यही है कि हाँ, मतलब कुछ समय के लिए आपको उस जोन में जाना पड़ता है एंड देन यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। मेरा जो सवाल नेक्स्ट होने वाला था उसका जवाब आप दे चुके हैं। मैं कह रही थी कि क्या आपके साथ कभी कोई सुपर नेचुरल इंसिडेंट हुआ है? हाँ, सुपर नेचुरल इंसिडेंट
ऐसे तो मुझे बहुत कोई पुख्ता याद नहीं है, लेकिन मैं जीवन में चमत्कारों में यकीन रखता हूँ। हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि आप यकीन रखते हैं? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि जीवन में चमत्कार होते हैं और उनको डिफाइन करने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, वरना फिर उसके चमत्कार की जो महिमा है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, चमत्कार अगर समझ में आ गया तो फिर तो वो फिर चमत्कार चमत्कार नहीं नहीं रहा, है। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आपने सवाल शायद दे दिया, उसका जो सवाल मैं पूछने वाली थी जिसका जवाब आप दे चुके हैं, वो यही था कि क्या किरदारों को लिखते वक्त आपको उन्हें ओढ़ना पड़ता है, और अगर ओढ़ लेते हैं तो फिर वापस उतारते कैसे हैं? क्या एक बहुत ही मुश्किल एक ये प्रोसेस होता है? हाँ, उस जोन में कुछ समय तो रहना पड़ता है। जैसे खासकर जब मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जब मैंने अपना पहला नॉवल लिखा था, उसका नाम है जे, सिर्फ जे, क्योंकि उसमें ज शब्द कई बार आता है और बहुत तरह के रेफरेंस से आता है। वो एक पैरानॉर्मल थ्रिलर है बेसिकली। तो तब उसमें एक कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया था, उसका नाम है नूरा। अच्छा। और वो इतना डीपली क्रिएट हो गया था कि मुझे ऐसा, और वो एक पैरानॉर्मल कैरेक्टर है, वो एक भूतिया कैरेक्टर है। तो जब भी मैं लिखता था और नूरा का जिक्र आता था, मुझे लगता था नूरा सर पे आ गई है पीछे कहीं, और मुझे लिखते हुए थोड़ा ऐसे घबराहट होती थी कि, और उससे निकलने में मुझे थोड़ा समय लगा था। ये आप बहुत ही कमाल बात बोल रहे हैं, क्योंकि वैसे भी ये पूरा जो यूनिवर्स है वो एनर्जीज से ही बना हुआ है, और अगर आपने अपने दिमाग में कोई एनर्जी फील कर ली तो फिर उसके होने या ना होने का फर्क नहीं पड़ता, आपकी फीलिंग का ही फर्क हाँ, पड़ता वो है। तो कमाल बात है। खेल तो दिमाग में ही चल रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए, कई बार जब हम लोगों को देखते हैं तो मन में सवाल उठते हैं, जैसे किसी सूटेड बूटेड आदमी को कड़कती धूप में पैदल चलते हुए देखें तो लगता है शायद गाड़ी खराब हुई होगी। किसी खराब हुई गाड़ी के पास एक सुंदर लड़की खड़ी होती है तो लगता है कि शायद मदद का इंतज़ार कर रही होगी, और किसी इंतज़ार करती हुई ऑडियंस से ऐसी बातें की जाएं तो उन्हें लगता है कि शायद अगली कहानी की भूमिका होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो कहानीकार ही बताएंगे। तो अगली कहानी प्याऊ है, और अक्सर एक सवाल आता है कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो प्याऊ का रेफरेंस पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि मैं कुछ समय पहले महिंद्रा सेज में मेरा ऑफिस हुआ करता था, और मैं जगतपुरा से महिंद्रा सेज जाता था। तो ये 25 किलोमीटर वन साइडेड जर्नी होती थी। तो रास्ते में एक प्याऊ पड़ती थी जिसमें एक अपंग महिला मुझे दिखती थी पानी पिलाते हुए। बस ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, और यहाँ से हम शुरू करते हैं प्याऊ, बाकी सब इमेजिनेशन है। प्याऊ, और ये हमारे राजस्थान की कहानी है, तो आशा है आप इससे और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। उधड़ी खाल वाली सड़क पर रोडवेज की खटारा बस हिचकोले खाती जैसलमेर को जा रही थी। गर्मी बस की छत को तपा रही थी, और अध खुली खिड़कियों से भी इतनी गर्म हवा आ रही थी कि बैठी हुई सवारियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि खिड़कियों को बंद रखें या खुला। शुक्र ही था ऊपर वाले का कि बस ज्यादा भरी नहीं थी, सब ऊँघ रहे थे। इतने में बस ने रफ्तार धीमी करनी शुरू कर दी, और कंडक्टर ने आवाज लगाई, पानी वाणी पीना हो तो उतर जाओ, बस 5 मिनट में चलेगी। ये पुकार किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लोगों के सूखे पपड़ी होते होंठों पर एक संतोष भरी मुस्कान तैर आई। बस सड़क किनारे नीम तले बने झोपड़ी के पास रुक गई। ये स्टॉप कोई रोडवेज का पक्का ठहराव नहीं था। यहाँ अक्सर गाड़ी और ऊंट लड्डे वाले पानी के लिए रुक जाते थे। यहाँ एक प्याऊ थी जिसमें 12 महीने ताज़ा और ठंडा पानी मिलने लगा था। पानी पिलाने वाली एक औरत थी जो अपने गले तक घूंघट काढ़े रहती थी। किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था, और किसी को उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। कभी इक्का दुक्का यात्री उसकी प्याऊ की मोरी पर 1-2 रुपया रख देते थे, और कुछ उस मोरी से उसके चेहरे की थाह लेने की कोशिश करते थे, पर निराशा ही हाथ लगती। ना पैसे को वो नार हाथ लगाती और ना ही अपना चेहरा प्रकट करती। एक आध साल में तो वो किवदंती की तरह प्याऊ वाली बाई के नाम से प्रसिद्ध हो चली। लोगों को उसके नाजुक और रमणीय कलाइयों से उसके अत्यंत रूपवान होने का अंदाजा हो चला था।
जिसमें उसका अपना कोई हाथ नहीं था। फिर भी उसकी ख्याति दूर दूर तक थी। भरे यौवन के सालों को यूं जन सेवा में न्यौछावर करने के कारण से आम लोगों का स्नेह उससे बढ़ने लगा और अब यात्री वहां उतरकर पानी पीते और उस प्याऊ वाली को खूब आशीष देते। प्याऊ वाली तो आगे बढ़कर किसी से कुछ ना बोलती थी, तो लोग ही बोलते थे। धीरे धीरे लोग उससे अपने दुखड़े बोलने लगे, जैसे वो निरी प्याऊ ना होकर किसी गिरजा घर का कन्फेशन बॉक्स हो। जिसके मन में जो पीर दबी होती थी बोल जाता था। प्याऊ की नार बहुत धैर्य से सुनती और कभी कभी जवाब में अपने कंगन खनका देती थी। लोग समझ लेते थे उनकी बात सुन ली गई है और वो कृतज्ञ मन से अपनी यात्रा पर आगे को बढ़ जाते। प्याऊ का समय लगभग सूर्य के सिर चढ़ने से सूर्यास्त के समय तक रहता। देर शाम वो रूपसी अपना घूंघट उतार कर चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे डालती और कुछ देर वहीं हाथ जोड़े बैठी रहती, जैसे दिन भर में जो भी सुना हो उसे अपने दिल से उतार रही हो। आखिर कोई कितना दर्द सुन सकता है और कितने गुनाहों का बोझ अपने मन पर ले सकता है। फिर वो अपने घड़ों का हिसाब करती, उन्हें पास की ही कुइयां से भरती, उन्हें एक के ऊपर एक जमाती और खुद सिर पर एक घड़ा रखकर अपने ठोर ठिकाने को चल पड़ती। इस समय दूर तक फैला रेगिस्तान बियाबान हो जाता। प्याऊ वाली के आधा रास्ता तय करने के बाद सिर्फ कच्ची पगडंडियां ही रह जाती थी, जो थार की अलग अलग ढाड़ियों में ले जाती थी। उन्हीं में से एक पगडंडी पर एक बांका जवान हाथों में लठ लिए अपनी पारंपरिक वेशभूषा में भेड़े चरा रहा होता। जैसे ही रूपसी का आगमन होता वो साथ हो लेता। आखिर वो उस प्याऊ वाली का खसम जो ठहरा। झोपड़े तक पहुंचते पहुंचते रात का पहला प्रहर आकर ठहर जाता। घर पहुंचते ही रूपसी सारे घर का कलेवा तैयार करती और सबका ख्याल करती। घर में उसके सास ससुर हुए और उसका खसम, बस और कोई ना था। ब्याह हुए 5 साल होने को आए थे, पर रूपसी की कोख जैसे मरुस्थल की मिट्टी हुई जो हरी ही नहीं हो रही थी। पहले पहल आसपास के सभी वैद्य और भोपा को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जयपुर शहर के जनाना अस्पताल के साल साल भर चक्कर काटे और बड़ी बड़ी डॉक्टरनियों के आगे हाथ पैर जोड़े। सिवाय पैसे और तरह तरह के टेस्ट जांच के नाम पर शरीर फूकने के और कोई फायदा नहीं मिला। जब सब ओर से थक हार के दंपत्ति अपने किस्मत के सहारे बैठे ही थे, तभी ढाणी में एक बहुत सिद्ध महात्मा पधारे। ढाणी वासियों ने उनसे जागरण करने की बात रखी, जिसे महाराज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जागरण वाली रात रूपसी भी उनका आशीष लेने पहुंची। उस रात महात्मा पर भैरव बाबा आए हुए थे। वो चुन चुन कर लोगों को अपने पास बुला रहे थे और उनके बोलने से पहले ही उन्हें उनकी करनी और परेशानियों का हल बता रहे थे। उन्होंने रूपसी को भी अपने पास आने का इशारा किया। अपने मर्द के बहुत जोर देने पर वो भी बाबा के सामने पहुंच गई। वो थरथरा रही थी। बाबा ने आंखों से अंगारे बरसते हुए कुछ क्षण के लिए मौन धारण किया और फिर बहुत गुस्से में बोलना शुरू किया। पापण, सुन सकती है तो सुन। तेरा पाप इस जन्म का नहीं, तेरे पिछले जन्म का है। तू पिछले जन्म में दाई थी, जो अच्छा नेग नहीं मिले तो बच्चों को धोखे से मार देती थी। रे डाकण, तेरे साथ भी भोले ने न्याय कर दिया। रूप दिया, जोबन दिया, पति दिया, पर औलाद नहीं दी। हा, क्यों? इसीलिए आई है ना तू मेरे पास अर्जी लेकर, कमीण। रूपसी बाबा के मुंह से अपना पूर्व जन्म का कर्म सुनकर सन्न रह गई, पर आस्था के आगे तर्क कहाँ काम करता है। और जब बात खुद की कोख की हो तो एक औरत क्या नहीं कर जाती। वो बिलख उठी। हाँ महाराज, मैं पापण थी, पर इस जन्म को संभालो। मैं आपके हर दीतवार बकरे का ताजा मांस और दारू चढ़ाऊंगी। रोते रोते वो बोली तो ढाणी की दूसरी औरतों ने भी फरियाद की, दया महाराज दया। कुछ दर्द साझे होते हैं। ठीक है तो सुन, इस अमावस से अगले साल की गेहूं की फसल की कटाई तक लोगों की प्यास बुझा, उनकी सेवा कर, उनका आशीष ले। राहगीरों को पानी पिला, प्याऊ लगा। उसी भीड़ में ऐसे 3 लोग आएंगे जिनको पिछले जन्म में तूने कष्ट दिया था। उन्होंने यदि तुझे आशीष दे दिया तो फिर तेरी गोद हरी होने से कोई नहीं रोक सकता। पर एक बात कान खोल के सुन ले, जो सुने उसे मन में ना उतारना। बस ऐसा बोलकर बाबा का सिर एक और ढलक गया। उनका आवेश शांत हो गया और भीड़
उनके जयकारे लगाने लगी। रूपसी और उसके खसम ने घर आकर बाबा की सलाह पर घर के बड़ों से राय मशविरा किया। फिर यही तय हुआ कि प्याऊ के लिए सबसे उपयुक्त जगह तो हाईवे वाली रोड ही रहेगी, जहां जोधपुर से जैसलमेर जाती हुई सभी रोडवेज की बसें और गाड़ियां गुजरती हैं। फिर कुछ दिनों में उसके पति ने भागदौड़ करके प्याऊ भी बना डाली और जोधपुर जैसलमेर बस स्टेशन के सभी ड्राइवर और कंडक्टरों से वहां 2-5 मिनट रुकने की मुट्ठी गरम विनती भी कर डाली। कुछ ने गाड़ी रोकी, कुछ ने नहीं रोकी। फिर धीरे धीरे रेगिस्तान की गर्मी ने खुद ब खुद कहर बरपा कर सभी पथिकों को रुकने पर मजबूर कर दिया। लोग रुकने लगे और दुख सुख बोलने लगे। वैसे भी गांव के लोग सरल स्वभाव के होते हैं, उन्हें सामने वाले से व्यवहार निभाकर ही अच्छा लगता है। रूपसी सबका दुखड़ा पूरे ध्यान से सुनती और उन्हें ठंडा पानी पिलाती। जाते जाते लोग उसे आशीष दे जाते। ऐसे ही एक महीना ऐसा गया जब एक औरत जाते जाते उसे अपनी राम कहानी सुनाकर दूधो नाव पूतो फलों का आशीष दे गई। रूपसी का पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक झंझना गया। वो समझ गई कि उसे पहला आशीर्वाद मिल गया है। फिर कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा भी उसे चांद सा लल्ला हो तेरे बोल गया। इस आशीष को भी रूपसी ने ऊपर वाले का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। फिर कई महीने बीत गए पर ऐसा कोई आशीर्वाद सुनने को नहीं मिला। अलबत्ता रूपसी का रंग कुम्हलाने लगा और उसके शरीर पर दाने और सफेद चकत्ते निकलने लगे। बहुत सोचने पर वो इतना ही समझ पाई कि उसने लोगों के दुखड़ों को अपने मन में रखना शुरू कर दिया है, जो कि बाबा ने जागरण के दौरान मना किया था। उसने बहुत कोशिश की कि वो अपनी भावनाओं को पथिकों की व्यथा से ना जोड़े, पर ऐसा कभी होता है कि मन को जिस चीज को ना करने को समझाओ और वो मान जाए। दिन पर दिन बीत रहे थे और रूपसी का शरीर लोगों के पाप और दुखड़ों को सुन सुनकर कुरूप होता जा रहा था। खेतों में गेहूं बोया जा चुका था और प्याऊ पर अब ठंड की वजह से कम ही लोग आते थे, पर रूपसी पूरी शिद्दत से जुटी हुई थी सेवा भाव में। एक दोपहर जीप आकर रुकी। उसमें एक अपंग महिला बैठी थी। सबने पानी पी लिया पर अपंग महिला पर किसी का ध्यान नहीं गया। रूपसी ने यह देख लिया कि महिला गाड़ी से उतरी नहीं है, पर प्याऊ को ही टुकुर टुकुर देखे जा रही है। वो समझ गई कि महिला के साथ कोई दिक्कत है, जिसके चलते वो खुद प्याऊ तक आने में असमर्थ है। सो पहली बार रूपसी खुद प्याऊ से बाहर रामजारे के साथ आई और जीप की खिड़की से उसे अंदर को कर दिया। लो माता जी पानी। गला सूख कर कांटा हो रहा था। इन जीप वालों को तो बस अपने किराए से मतलब है। अब मैं लूली लंगड़ी कहाँ उठकर तेरी प्याऊ तक आती, तो तू ही आ गई बेटी। भगवान तेरी गोद हरी करिए बेटिया, तेरा भला हो। ये सुनते ही रूपसी का रोम रोम खुशी से नाच गया। आखिरकार इसी आशीर्वाद का तो उसे कब से इंतजार था। उसने अपंग महिला को पूरी श्रद्धा से शीश नवाया, जैसे अपने पिछले जन्म के पापों की माफी मांग रही हो, और खुशी के आंसू लेकर प्याऊ में लौट गई और शाम का इंतजार करने लगी ताकि अपने घर वाले को यह खुशखबरी दे सके। रात को मियाँ बीवी जब चारपाई पर एक दूजे के पास चिपके हुए भविष्य के गर्भ में देखने की कोशिश कर रहे थे, तब खूब भावुक हो रहे थे। वो याद कर रहे थे कि इस पूरी यात्रा में क्या क्या हो गया उनके साथ। बीच बीच में रूपसी अपने खसम से आशंकित होकर पूछती भी जाती कि भैरव बाबा का कहा फलेगा तो ना। उसका मर्द उसको आशान्वित करके उसके माथे को चूम कर इस बात की मोहर लगाता। तभी पता नहीं कहां से रूपसी के दिल में एक बात आई जो उसने कही, इन दिनों देखो ना मेरे शरीर का क्या हाल हो चला है। होने वाले बच्चे पर तो इसका कोई असर नहीं होगा ना। अरे कुछ नहीं होगा, तू क्यों चिंता करती है। अब गेहूं की कटाई भी होने वाली है, तो तू अगले महीने से प्याऊ बंद कर दे। ना तू वहां जाएगी और ना ही तुझे किसी की पीर सुननी पड़ेगी। देखना तो फिर से पहली जैसी कटार मार रूपवती हो जाएगी। अपने खसम की बात सुनकर रूपसी उसके सीने में मुंह छुपाकर लजाने लगी। दिन बीत रहे थे। गेहूं के पुआल खेतों में इकट्ठे होते जा रहे थे। प्याऊ पर अब कोई बैठा ना मिलता। धीरे धीरे गाड़ियों ने भी रुकना बंद कर दिया। इस बीच रूपसी ने अपने पांव भारी होने की खुशखबरी अपने सास को दे दी। पूरा परिवार इस खुशी की बात पर झूम उठा। रूपसी को जरूरी हिदायतें अपनी सास से मिल गई, जिसका वो अक्षरक्ष पालन करने लगी। धीरे धीरे वो घड़ी भी आ गई जब उसके मर्द को ढाणी की दाई के घर पर देर रात दौड़ लगानी पड़ी। पूरी रात आंखों में काटने के बाद और रूपसी की दिल को चीर देने वाली दर्दीली चीखों के उपरांत आखिरकार पांव फटने के साथ ही बच्चे की किलकारी आंगन में गूंजी।
घर में सभी की आंखें सजल हो उठी और हाथ ऊपर वाले की इस दया पर जुड़ गए। अभी कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही दाई बिना किसी से कुछ कहे इनाम की मांग किए बिना ही तेजी से घर से बाहर निकल गई। उसने किसी की पुकार नहीं सुनी। किसी अनिष्ट की आशंका से रूपसी के मर्द का कलेजा कांप गया। अब अंदर से जच्चा बच्चा की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी और ना ही उसकी मां अभी तक बच्चे को लेकर बाहर आई थी। उसके दिल में अपनी जोरू की कही बात का डर घर करने लगा। उसे लगने लगा कि कुछ हो गया है जो सही नहीं है। आखिरकार किवाड़ खुला और उसकी मां अपनी गोद में लाल कपड़े में लिपटा नवजात शिशु लिए बाहर निकली। दोनों मर्द भागकर बच्चे की शक्ल को देखने के लिए दौड़ पड़े। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर था। यह देखकर दोनों की जान में जान आई। तभी रूपसी के मर्द को रूपसी का ध्यान हो आया। उसने बच्चा वापस अपनी मां के हाथ में दिया और अंदर को दौड़ पड़ा। अंदर घुसते ही जो उसने देखा तो उसके होश ही फाख्ता हो गए और उसे दाई के बिना कुछ कहे भागने का कारण भी समझ में आ गया। रूपसी ने दरअसल जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और दूसरा बच्चा कुरूपता की मूरत था और मृत पैदा हुआ था। अपने मर्द को देखकर रूपसी की आंखों से आंसू ढलक आए। वो भर्राए गले से बस इतना ही बोली, पाप से भागा तो जा सकता है, पर मोल तो चुकाना ही पड़ता है। शुक्रिया। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर तो ले आती है, पुनर्जन्म। आप में से कितने लोग पुनर्जन्म में मानते हैं? कर्मों के फल। हाथ आधे आधे उठ रहे हैं, पता नहीं अभी किसी का फैसला नहीं हो रहा इसलिए हाथ उठाए जा सकते। आप बताएं कि आपने पुनर्जन्म पे मतलब कहानी लिखी है कि ये तुम्हारे पुराने जन्मों का फल है, और मुझे भी लगता है कि मैंने जो जो कर्म इनफैक्ट मैं देखती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि बहुत लंबी उम्र जी ली है, लेकिन जितनी भी जी है उसमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो अपने कर्मों का फल अच्छे और बुरे भोगे बिना ही सिधार गए। तो तो कहने का अर्थ है कि मुझे ऐसा लगता है बचे तो रहते हैं कर्म, तो उनका क्या होता है? तो आप क्या पुनर्जन्म में मानते हैं? आपने तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया। मैं मेरी बात कह सकता हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये यात्रा कभी ख़त्म नहीं होती। ये भी एक तरह की यात्रा है और इसके बाद भी एक यात्रा है। और इस सवाल को थोड़ा और तरीके से समझने के लिए एक नॉवल मेरे हाथ से लिखा गया था, उसका नाम बोध है। तो उसमें हम मतलब जीवन का उद्देश्य और है ना, हम यहाँ क्यों हैं, हम क्या करने आए हैं, उस तरह की बातों के लिए है। लेकिन आज हम लड़कियां होंगी पे टिके हुए हैं तो हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, आपका जो सवाल है जी, मैं बिलीव करता हूँ। और उसके लिए ये भी है कि आप छोटी छोटी चाइल्ड प्रोडिजीज देखते हैं ना, कि छोटा सा 2 साल का बच्चा है और हाँ। श्लोक जी, उसको जी, पूरे जी। याद हैं या फिर एक बारी में याद कर लेता है, या फिर 3-4 साल का बच्चा और इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। तो ये सब जिसको हम देख के कह भी देते हैं कि यार ये तो ओल्ड सोल है। हाँ तो ये सब कहाँ से हो रहा है? जी। तो समय बिल्कुल हमें इशारा कर रहा है जी। कि हम आगे चलें, और हमारी 3 कहानियाँ आज हमने चुनी थी, लेखक महोदय ने चुनी थी और वो कह चुके हैं वो कहानियाँ। तो हर एक कहानी अपनी दास्तान कहती है, कभी प्रेम, कभी इंतज़ार, तो कभी पछतावा। कहानियाँ हमें सभी भावों में तैरा देती हैं, और आज की इन कहानियों ने हमें सिर्फ भावों की ही नहीं, आनंद, जिज्ञासा और रचनात्मकता में भी भिगोया है। और सच है, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। हमारे कहानीकार ने तो अपने तरकश में से एक शब्द बाण सजा रखे थे और सभी को बिल्कुल सही निशाने पे लगाया है। आपका, इस निशानेबाज का, शब्दों के जादूगर का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो लोकेश जी, तो ये कहानी अभी बाकी है, बाकी है, थोड़ी तो सी बाकी है। और वो कह के देखिए, सुनाएंगे? नहीं देखिए, जयपुर है, जयपुर में संगीत का माहौल है, जी, तो मैं तो गा के सुनाएंगे। मैं चाहूँगा कि मेरा जी, साथ दे बिल्कुल। मेरे बेटे, मेरा नेस्यम लोकेश। तो एक गज़ल है छोटी सी, जो कभी ऐसे ही बैठे बैठे मजाक मजाक में कंपोज हो गई थी, तो बस उसी से
इस कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं। और जयपुर में मैं देखिए माफ़ी चाहूँगा, बहुत संगीत के तो भयंकर कदरदान है, इतने पक्के कान हैं जयपुर वालों के कि आप ज़रा सा सुर से इधर से उधर नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि मैं कहानीकार हूँ तो मुझे ये छूट मिल जानी चाहिए। हाँ मतलब लाइट मोमेंट में ये क्रिएट हो गई थी। अब तलक वो हमें याद करते हैं, अब तलक वो हमें याद करते हैं, थोड़ा थोड़ा बर्बाद करते हैं, अब तलक वो हमें याद करते हैं। काफिला तो गुजर गया यारों, काफिला तो गुजर गया यारों, मुसाफिरों को याद करते हैं, थोड़ा थोड़ा बर्बाद करते हैं, अब तलक वो हमें याद करते हैं। मंजरे सहरा तब उभर आया, मंजरे सहरा तब उभर आया, जब वो बारिश की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा बर्बाद करते हैं, अब तलक वो हमें याद करते हैं। इंसान इंसान को भी क्या देगा, इंसान इंसान को भी क्या देगा, क्यों हम उनसे, क्यों हम उनसे, क्यों हम उनसे फरियाद करते हैं, थोड़ा थोड़ा बर्बाद करते हैं, अब तलक वो हमें याद करते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। गिटार भी बहुत खूबसूरती से बजाया गया और दिल को आबाद कर गई है, बर्बाद नहीं ये गज़ल। एंड आई विल ऑलवेज से दैट ये जो मुसाफिर हैं आपकी ज़िंदगी के सफ़र में, आप ज़रा सा ही सही इन्हें याद ज़रूर करेंगे। कहानियों के थ्रू, शब्दों के थ्रू हमें लोग याद रह जाते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आरआईसी का भी, और आरआईसी का और डायरेक्टर सर का, आरआईसी के डायरेक्टर सर श्री एनसी गोयल जी का मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि कला को एक नया मकाम, एक नया स्टेज, एक आर्टिस्ट को जो पुल चाहिए होता है, इंस्पिरेशन चाहिए होती है, उत्साह चाहिए होता है, वो देने का एक बहुत बड़ा कार्य आरआईसी और डायरेक्टर सर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव क्वेश्चन, अगर पूछना चाहें कोई तो हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। अच्छा, तो एक इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूर देनी है, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आएँ, आई ही होंगी, आई एम वेरी श्योर, ये क्वेश्चन नहीं था तो आपके पास ये मौका है। 3 किताबें जो हैं वो बाहर हैं, हम प्रेम में हैं, और लड़कियां होंगी कहानी संग्रह है, और मोहिनी उपन्यास है। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सभी कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए बड़ी ज़रूरी है कि आरआईसी रंग राजस्थान आर्ट एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज की है आरआईसी ने, वो फर्स्ट फ्लोर पे आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो एक, अब जैसे कि 1 मिनट है हमारे पास, या 2 मिनट है, एक ज़्यादा से हम 2 क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो। अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है
कहानियों को लेकर, लेखक महोदय को लेकर, इस सभा को लेकर, तो प्लीज पूछिए जी। थैंक यू सर, वेलकम टू मैं जयपुर। जानता था सवाल यहीं से आएगा। जी। जी पूछे। मैं बहुत सिंपल सरल सवाल करना चाहता हूँ कि बताइए। आपने मुंबई में, बेंगलोर में, एमपी में बहुत सारी जगह आपके शोज हो चुके, आपकी कहानियाँ और आप इतने सरल कैसे बने रहते हैं? इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अब मैं आपकी नज़रों से आपने सरलता से देखा, शायद मैं इसलिए सरल आपको दिखा। अगर अगर कोई उसको कॉम्प्लेक्स नज़रों से देखना चाहेगा तो मैं वैसा भी दिख जाऊंगा। मतलब ये नज़रों का फेर है। बाकी हाँ, अगर आप किसी आर्ट से दिल से जुड़े हुए हैं तो वो आपको धरातल पर रखने की पूरी पूरी सहायता करता है। चॉइस आपकी है। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिया कि ये जो सरल इंसान से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा गया, उसका जवाब इन्होंने सरलता से दे दिया। और कोई सवाल ऐसा ही चुलबुला सा? अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी कि आपकी अगली कहानी किस सब्जेक्ट पर होने वाली है, या अगला उपन्यास या कहानी संग्रह या कविता संग्रह है? हाँ, मेरा पैटर्न रहता है कि मैं एक कहानी संग्रह लाता हूँ पहले, और फिर मैं उपन्यास की तरफ जाता हूँ, फिर एक कहानी संग्रह, फिर उपन्यास। लेकिन कविताएं, गज़ल या शेर व शायरी मैं बहुत कम करता हूँ। अच्छा, हाँ, तो अभी जैसे लास्ट मोहिनी उपन्यास आया है, तो अब एक कहानी संग्रह लाने की मेरी कोशिश रहेगी। अब वो कब आता है देखते हैं। तो आप गज़लें कम इसलिए तो नहीं कहते कि गज़लें कहने वाले, कविताएं कहने वाले बहुत तादाद में हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कहानियों से नेचुरली अपने आप को जुड़ा हुआ पाता हूँ। तो आज आपने विटनेस किया एक खूबसूरत कहानीकार को जो नेचुरली कहानियों से जुड़े हुए हैं। बहुत खूबसूरत कहानियाँ, बांधे रखने वाली कहानियाँ हम सब ने सुनी, और आई एम वेरी श्योर कि आप सभी ने बहुत आनंद लिया होगा इस कथा वाचन, इनफैक्ट एक स्टोरी टेलिंग सेशन का। थैंक यू सो मच। आप सभी को, आप बहुत ही कमाल के ऑडियंस रही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुभ थैंक यू सो संध्या। मच। अपने ही शहर में परफॉर्म करने का एक अलग ही आनंद था। थैंक यू। थैंक यू RIC।